नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भैया विकास अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव में ना कोई हिंसा, इसके लिए फोर्स रहेगी हाई अलर्ट पर। रायपुर में हाई लेवल मीटिंग, नक्सलवाद को खत्म करने 6 महीने में रणनीति। डीएमके एक परिवार की कंपनी, ये सब मिलकर तमिलनाडु को लूट रहे। गुजरात जूनागढ़ में लोक डायरो, कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी पर बाल्टी भर भर रुपए बरसाए। सीए का 1 माह, असम में सिर्फ 1, बंगाल में कोई आवेदन नहीं। क्या लगता है भी रायपुर में हाई लेवल मीटिंग की गई है, अब क्या लगता है नक्सलवाद को खत्म करने की ओर आगे बढ़ रही? विजय शर्मा की सरकार ने कहा है, गृह मंत्री ने, कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी इसके पहले भी 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी थी जी तो सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ में एक अमूमन परिवर्तन देखने को मिल रहा था, चाहे वो सलवा जुड़ूम के माध्यम से हो, चाहे वो वार्ता के माध्यम से हो, चाहे वो नक्सली क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करने के मामले में हो, सरकार ने काफी तेजी से काम किया था। इस 5 साल में काफी नक्सलाइट जो गतिविधियां थी वो प्रदेश में बढ़ गई थी। निश्चित रूप से विष्णुदेव जी की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ मिलकर दोनों पैटर्न पे, जहाँ पे बाद से चीजें नहीं संभल रही है वहाँ पे, और नक्सलियों को मार के लगातार क्षेत्रों को नक्सल मुक्त कराने का काम किया जा रहा है। और 6 महीने में एक टास्क लेके उसमें सेंट्रल से रिजर्व फोर्स आएंगी और एक बड़ी बैठक जिसमें हुई है, और इसमें पहले वार्ता किया जाएगा, और वार्ता के मामले से अगर नक्सलवाद खत्म होता है या कम करने की नीति बहुत अच्छी नीति है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में 1 हफ्ते रहेगा बदली और बारिश का मौसम। ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत। चक्का जाम। डॉक्टर महंत बोले, अब मैं पीएम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फिर कांग्रेस के हुए गुलाब सिंह राज। क्या लगता है जिस तरह से राजनीति में इस कदर जो भाषा शैली बदलती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के बारे में इस कथन को कहना कितना उचित मानते हैं? हालांकि अब वो बोल रहे हैं कि मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा। देखिए, कांग्रेस की इस समय जो स्थिति है वो जो बोल रहे हैं वो दांव उनको उल्टा पड़ रहा है। आदरणीय चरणदास जी महंत और बड़े सुलझे हुए और बड़े व्यक्तित्व के और छत्तीसगढ़ के नेता हैं, और इनके द्वारा कुछ समय पहले स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप डंडा देवेंद्र जी के लिए बोले कि लाठी से, और मोदी जी का सिर फोड़ने वाली बात उन्होंने बोली एक चुनावी सभा में राजनांदगांव में। तो कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता कांग्रेस की उससे झलकती थी, और मोदी जी ने पूरे देश में, और एक कैंपेन भी चला था मोदी जी के फेवर में कि पहली लाठी मुझको मार, मैं उनका परिवार हूँ। तो ये बैठे बैठाए और इस तरीके के वक्तव्य, और मोदी जी ने कल की सभा में बोला है कि जितना ये मुझे और मेरे बारे में टिप्पणी करते हैं, समझ लेना ये लोग इतने कमजोर होते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मानिएगा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये वही घिसे पिटे मुद्दे, और आखिरी में अब उस स्थिति में ये आ गए हैं कि लाठी से मार, मोदी मरेगा, और इस तरीके के जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जनता के बीच में और कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर को लेके ये बड़े चिंतित हैं। कवासी लखमा ने भी कल एक बयान दिया है कि लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। ये इस किस तरह का मतलब राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए क्या है, कवासी लखमा जी कल अपने लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने गोड़ भाषा शैली में और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में और मतदान कैसे करना है उस विषय को समझाते समझाते उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। तो अब 2 दिन बाद उनका कटाक्ष आ जाएगा कि मेरा बोलने का आशा ये नहीं था, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था, मैं इस भाषा शैली में ये बोला हूँ। आपको जितनी बदजुबानी करनी है इस चुनाव में, पिछले 2019 में, 2014 में, और ऐसे बहुत सारे वक्तव्य आए थे, उसका रिजल्ट आपको एक बात बताऊंगा उमेश भैया कि आज़ादी के बाद और 2024 में लोकसभा का ऐसा चुनाव हो रहा है जिस चुनाव में रिजल्ट पहले से पता है। मतलब पूरे देश को ये चीज मालूम है कि मोदी जी की सरकार और दोबारा आ रही है। ये पहली बार हो रहा है, तीसरी बार ठीक है। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को मतदान के पहले रिजल्ट की जानकारी है। अब हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ लेवल तक भिड़े हुए हैं और एक एक सीट पे पार्टी का हाईकमान नजर रखे हुए है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आज पूरी तरीके से पूरे भारत में बिखरी हुई दिख रही है। बिल्कुल। जो गठबंधन भी बनाया गया, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वो सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए बनाया गया है? देखिए, गठबंधन जो बनाया गया है, धीरे धीरे गठबंधनों की अन्य प्रदेशों में क्या स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है।
जहाँ पे गठबंधन के दूसरे साथी, मान लीजिए ममता बनर्जी जी जहाँ पे मजबूत थी, वो गठबंधन को छोड़ के अपनी सीटें घोषणा कर दी। बिल्कुल। गठबंधन का उद्देश्य उनको अपनी सरकार लाना, सत्ता लाना नहीं है। उनका उद्देश्य है मोदी जी को सत्ता से बाहर रखना है। आज मोदी जी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के ऊपर जिस तरीके से अंकुश लगाने का काम किया है, चाहे वो किसी भी लेवल का नेता हो, तो इनको बड़ी उससे परेशानी हो रही है। बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह से अभी गठबंधन ये सब काम कर रहा है, उसके बाद खास तौर पे जैसे यूपी, बिहार जो बड़े राज्य हैं, वहाँ कितना असर होगा? दूसरी ओर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र अभी जारी किया है, उस घोषणा पत्र को आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं लगता कि हिंदू विरोधी घोषणा पत्र है वो? बिल्कुल 100%। देखिए क्या है, किसी एक धर्म या पंथ को आप संतुष्ट करते हुए घोषणा पत्र बना रहे हैं तो ये माना जाए कि वो ही आपका वोट बैंक है। आपने बहुसंख्यक लोगों को बिल्कुल 100% उसके अंदर में नेग्लेक्ट किया है। दूसरा एक विषय आपको बताना चाहूंगा, 1 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा की है। अरे पहले 545 और 543 सीटों पे चुनाव तो लड़ने की व्यवस्था बना लीजिए। आपकी सरकार आएगी तब आप 1 लाख रुपए देंगे। मेरा आपके चैनल में पूछना है कि भूपेश बघेल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे और 2018 में 500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था। उसके बारे में इनके पास कुछ नहीं है। ये मोदी जी को गाली देंगे, ये हमारे कैंडिडेट को और परेशान करने का काम करेंगे। तो इन चीजों को पब्लिक बड़े अच्छे से समझ चुकी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता पक्ष में है और लगभग 10 साल की सरकार मोदी जी की हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास में बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेसियों को घेरने के लिए, लेकिन कांग्रेसियों के पास एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार को लेकर नहीं है। कल एक पेपर में छपा था भैया कि अब की बार विधानसभा चुनाव की तरह धन बल और जनबल का चुनाव होगा, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए उमेश भाई, आपको पिछला विधानसभा चुनाव और इससे बृहद चुनाव आपको नहीं दिख सकता। बिल्कुल। मतलब हम लोग तो बूथ तक गए थे और हमारा जो प्रत्याशी था वो आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा कमजोर थे। बिल्कुल। और उन्होंने मोदी जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, कमल के नाम पे और सीधे साधे आचरण के नाम पे, विकास के नाम पे उन्होंने वोट मांगा और जनता ने झोली भर भर के वोट दिया। और सामने कांग्रेस के प्रत्याशी ने प्रत्येक व्यक्ति को नगद की व्यवस्था दी और बहुत सारी चीजें बांटी। उसका जो हश्र है वो क्या हुआ आप देख सकते हैं। तमाम चीजें। बिल्कुल। ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, चक्काजाम बालको थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप की घटना। क्या लगता है भी लगभग दिल्ली जिले में लगभग 2-4 मौतें होती हैं एक्सीडेंट से, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दर्दनाक होता जा रहा है। देखिए ये कल लगभग 6 या 7 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु अलग अलग स्थानों पे हुई है। और कोरबा जो है औद्योगिक नगरी है, यहाँ से बड़े बड़े वाहन चाहे वो कोल के परिवहन में लगे हों चाहे राखड़ के परिवहन पे लगे हों, निश्चित रूप से ये पूरे शहर के लिए चिंता का विषय है। और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, इसके पहले सरकारें थी, उन्होंने इसके ऊपर में ठोस निराकरण नहीं किया। आज आपको एक बहुत गंभीर विषय बताना चाह रहा हूँ। हमारी जो अभी लोकसभा की प्रत्याशी है दीदी सरोज पांडे जी, उनका एक विजन है कि भारी वाहनों के आवागमन के लिए बिल्कुल सेपरेट सड़कें बने। बिल्कुल। आम आदमी के आने जाने के लिए, कार, बाइक और साइकिल वालों के लिए एक सेपरेट सड़क बने। ये एक सोच है और ये सोच का इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। 100 में 100% गलतियां ट्रक वालों की नहीं होती है। हमको भी बाइक सवार लोगों को अपनी रफ्तार पे कंट्रोल करते हुए, रफ्तार, हेलमेट, शराब, तमाम चीजें हैं। और पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई करता है। लेकिन आप देखे होंगे कि रोड में जब पुलिस के लोग और यातायात के लोग और शराब को चेक करते हैं मशीनों के द्वारा, तो वहाँ पे जब भीड़ लगती है तो एक आम आदमी ये बोलता है कि पुलिस के लोग यहाँ पे वसूली चालू करते हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है। तो सेम हेलमेट के ऊपर में जब कार्रवाई होती है, हेलमेट किसके लिए है? हेलमेट से मतलब अगर मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से मेरे को सिक्योर करने के लिए, मेरी लाइफ को सिक्योर करने के लिए मेरे ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तिहाड़ में केजरीवाल मंत्री राम कुमार ने दिया इस्तीफा, आप पर उठाए सवाल। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन के बाद आपको एक और झटका, क्या कहना चाहेंगे? भी दिल्ली में जिस तरह से चलता आ रहा है, अभी अब अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईडी को लेकर जो गठबंधन की टीम है वो लगातार आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए क्या है, ईडी को, आईटी को, सीबीआई को, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो टीमें हैं, ईओडब्ल्यू है, लोकसभा चुनाव से, विधानसभा चुनाव से
इनकी कार्रवाई को या इन चीजों को फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज। दूसरी चीज, केजरीवाल 100% उस घोटाले में लिप्त है, ये पूरा देश जानता है, ठीक है। ईडी के पास में बहुत सारे ऐसे अहम सबूत और सुराग हैं। आज इनके पूर्व के राज्यसभा सांसद अभी जमानत पे बाहर आए हैं। इनके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी आज तक जेल में हैं, और अभी केजरीवाल भी जेल में। इनके एक मंत्री अभी इस्तीफा दे दिए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने, आपको मालूम होगा कि अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इंगित करती है कि केजरीवाल की सरकार जिन विषय को लेके और सत्ता में आई थी, आज वो पूरे विषय धूमिल हो चुके हैं, वो पूरे विषय ढक चुके हैं। अन्ना हजारे जी ने स्वयं में बोला है कि इनका स्थान सही जगह अभी तय हुआ है। बिल्कुल। ईडी द्वारा शराब घोटाले को लेकर नया मामला दर्ज, नए सिरे से हो सकती है पूछताछ। इसी मामले में छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, जो 2000 करोड़ रुपए का घपला हुआ था शराब घोटाले में। क्या कहना चाहेंगे? अब नए सिरे से होगा, अब तो सरकार भी चलेगी, फिर भी कार्रवाई हो रही है। अब तो नहीं कह सकते कि सरकार बदलने के लिए किया जा रहा था। क्या देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी उस समय आपको मालूम होगा नकली होलोग्राम वाला जो मामला एक आया था, जिसमें यूपी में एक जगह एफआईआर दर्ज हुई थी, गाजियाबाद या नोएडा में। उसमें ढेबर बंधुओं की संलिप्तता पाई गई थी। और मैं आपको उमेश भाई बताऊंगा कि ये 2000 करोड़ का मामला नहीं है, ये मामला 20,000 करोड़ का है। जिस बड़े पैमाने पे और सरकार की आंख में धूल झोंक के आप स्थानीय जो शराब के ठेके हैं और वहां जाके अगर गवर्नमेंट इसका डाटा निकाले तो पता चलेगा कि 50 पेटी लीगल शराब और 20 पेटी इलीगल शराब उनके द्वारा विक्रय की गई है। उनके एजेंट थे जो कैश में और पैसा वसूली करके इन तक पहुंचाते थे। तो ये पूरी चीजें सभी के संज्ञान में आ चुका है और नए सिरे से इसकी पूरी जांच, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कहीं ना कहीं जांच को वो प्रभावित कर रहे थे। अभी सरकार बदल चुकी है तो जांच में पूरा इनको सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। स्मार्ट टावर स्पॉट जांचने के लगे 3 साल, अब तकनीकी जांच में प्लानिंग में लगेगा समय। आचार संहिता में कम होगा नेता अफसरों का सफर तो घट जाएगी हवाई किराया। कवासी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का शिकायत प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान। उसी मामले में फिर आते हैं भैया, क्या कहना चाहेंगे? जो जिस तरह से बयान दिया जा रहा है अभी लगातार, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कठोरता से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। देखिए इसमें निर्वाचन आयोग को और कड़ी कार्रवाई करते हुए अब इसमें कार्रवाई के तौर पे जैसे महंत जी के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, तो उसको ये राजनीति से प्रेरित बता सकते हैं। लेकिन खुले रूप से उन्होंने जो बोला है और सेम अभी कवासी जी ने जो बोला है, तो उनके ऊपर में जब एफआईआर होगी, एफआईआर होकर उनके ऊपर में कार्रवाई हो, इनका निर्वाचन शून्य कर दिया जाए, वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तब इसके ऊपर में नकेल कसेगी। कि नहीं तो ऐसा लूज टॉक करते दूसरा आप पूरे लोकसभा चुनाव में, पूरे विधानसभा चुनाव में और पिछले 10 सालों के, और आप 2014 का, 2019 का, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार होता है वो विकास के ऊपर में, भ्रष्टाचार के ऊपर में, इन विषयों को लेके कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या भूपेश बघेल जी के खिलाफ में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। बिल्कुल। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से अंडा देने का हुआ था करार। आदिवासी बच्चों को मध्याह्न भोजन में अंडा देने की योजना को नहीं मिली मंजूरी। योजना की शुरुआत में 7 जिले थे चयनित। क्या लगता है जी, इसके पहले कोरबा में भी डीएमएफ की राशि से अंडा बांटा गया था। जी, क्या कहना चाहेंगे डीएमएफ की राशि को लेकर, कोरबा को लेकर? देखिए डीएमएफ के अंदर में जो भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में हुआ है, मतलब वो भ्रष्टाचार की जांच मेरे हिसाब से ईडी जैसी और टीम को करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब इसमें ऐसे ऐसे नामचीन लोग इस घोटाले में शामिल हैं, चाहे वो महिला एवं बाल विकास के माध्यम से जो खिलौने और चीजों को बांटने का काम हुआ, कोरोना काल में, जो कोरोना काल में मतलब 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में सप्लाई हुई है। तो इसमें पूरी मेरे मतलब आपके, मैं खुले रूप से बोल रहा हूं कि इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर में साइलेंट जो आदमी रहता है, ये समझ लीजिए कि उसकी जेब बरम है। बिल्कुल। और इसमें हमारी क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी चूंकि डीएमएफ की मेंबर थी और डीएमएफ की राशि को रोकना, खर्च करवाना उनकी स्वीकृति या उनकी मौन स्वीकृति उस कार्यक्रम में थी। अभी अंडा बांटने का काम है, अभी बंद कर दिया गया है। निश्चित रूप से सारी चीजें अब जांच के कि
कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी चीजें कहाँ पे देनी है, उसके आधार पे वो तय किया जा रहा है। हाँ, पता चल रहा है अंडा बट रहा है, पर कहाँ बट रहा है मालूम ही नहीं। अंडा बट रहा था उमेश भाई, आधे अंडे फेंका रहे थे। हमारे वार्ड का मामला है, खराब अंडे की सप्लाई हो रही थी। और जो सप्लायर है अब वो 4 चक्का बड़ी बड़ी नई गाड़ियों में घूमने लगे हैं, जो पहले बाइक पे घूमते थे। नीलामी के बाद अडानी पावर की टीम ने लैंको संयंत्र का किया निरीक्षण। अडानी को लैंको की निर्माणाधीन 660 मेगावाट की 2 इकाइयों पर रहेगा फोकस। क्या कहना चाहेंगे भी, अडानी ने लैंको को ले लिया है, बड़ा कसमकस चल रहा था कि कौन लेगा, अब कैसी होगी स्थिति? देखिए, अडानी पावर इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक अग्रणी कंपनी है और निश्चित रूप से पावर सेक्टर में आज भारत के अंदर में जो भी अवसर उनको मिल रहे हैं उसी तहत उन्होंने नीलामी में और लैंको को खरीदा है। और लैंको में एक्सपांसन जो 660 मेगावाट की यूनिट का था उसको बहुत जल्दी ये चालू कर देंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे और पावर के अंदर में भारत और मजबूती से आगे बढ़ेगा। पावर सेक्टर के अंदर जो वहाँ पे जिनकी जमीनें गई, जो काफी सालों से कसमकस कर रहे हैं, तो उनके साथ भी न्याय होगा। देखिए, अडानी जिनकी जमीनें गई हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनको सारों का निपटारा करके और जिलाधीश के माध्यम से उसका निपटारा होना चाहिए। और अगर सरकार की कहीं भूमिका होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी की सरकार है। बिल्कुल। खदान के भीतर हादसे रोकने मेगा माइंस के हल्के वाहनों की अलग से लेन आवाजाही की गई शुरू। 2 कंपनियों के उत्पादन का टारगेट पूरा। क्या लगता है खदान में जिस तरह से लगातार देखते हैं आप भी, गाड़ियां पलट जाती हैं, आग लग जाती हैं, अब नया एक वो किया जा रहा है, किस तरह से रोका जाए? देखिए, कम लोड के वाहन लाए जा रहे हैं क्योंकि 400-500 फीट से और कोयले को प्रोडक्शन करके ऊपर लाना होता है। निश्चित रूप से पक्की सड़क खदानों के अंदर में बना पाना मुश्किल है क्योंकि जिस जगह से आज परिवहन हो रहा है 1 महीने बाद उस जगह को खोद के कोयला निकाला जाता है। बिल्कुल। तो ये SCCL का एक बहुत अच्छा प्रयास है और प्रयास ये होना चाहिए कि प्रोडक्शन की इतनी हड़बड़ी में बाकी चीजों को ना छोड़ दें। इस कारण उस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रायपुर से दुर्ग बिलासपुर के लिए चलेगी इंटरसिटी ई बस। क्या कहना चाहेंगे भी, रायपुर से दुर्ग और यहाँ भी कोरबा में भी चलने का बताया जा रहा है कि ई बस चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? 40 बसें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और कोरबा के लिए दी है और रायपुर में बसें चलेंगी। देखिए उमेश भाई, बेसिक डेवलपमेंट यही है। मतलब आज से आप 1998 या उससे पहले 91, 2008, 2014, 2019 और आज 2024 में हम लोग चल रहे हैं। आपको हर वर्ष सेंट्रल से एक नई योजना, एक नया डेवलपमेंट, मतलब आपको बताना चाहूंगा मैं, आपको ध्यान होगा कि पानी के लिए जैसे ही मार्च महीना खत्म होता था, आपको रोज अखबार में और रोज न्यूज चैनलों में हम लोग खबर पढ़ते थे, यहाँ पानी के लिए मचा हाहाकार, टैंकर से सप्लाई होती थी, सारी चीजें। अब पानी की खबर लगभग छपना बंद हो चुकी है। आने वाले समय में पूरा भारत अमृत मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल, मतलब आजादी के बाद पहली बार कोई एक सरकार सोची कि नहीं भाई, साफ पानी पीने का पूरे जो भारत के अंदर लोग रहते हैं उनको अधिकार है। तो ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन, ये छोटी योजना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब कच्चे घरों को पक्के में तब्दील करना और बिना घर वाले लोगों को बहुत नॉमिनल लागत में मकान देना कभी कोई गवर्नमेंट नहीं सोच पाई। तो मोदी जी की सरकार इस समय केंद्र के अंदर में है और केंद्र की सरकार सिर्फ एक ही विषय के ऊपर में काम कर रही है कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल के सामान्य परिवेश में जीवन यापन करे, ऐसी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। बिल्कुल। बोर्ड परीक्षार्थियों और पालकों के पास आ रहे ठगराजों के फोन, परीक्षा पास कराने का झांसा देकर ठगी का प्रयास। पुलिस कर रही है बच्चों अभिभावकों को अलर्ट। क्या कहना चाहेंगे भी, 10वीं 12वीं के एग्जाम को लेकर ठगराज अब फोन करें कि आपका बच्चा फलाने विषय पे फेल हो गया है तो 5000 रुपये दे दीजिए, पास हो जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे पालकों से? देखिए, मेरा ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत अच्छा विषय है जी। बच्चा साल भर पढ़ाई करके और अपनी मेहनत से परीक्षा देता है जी। अभी कुछ गिरोह सक्रिय हो गया है, जो सबसे पहले तो ऐसे गिरोह के ऊपर में, और जो परिजन है जिनके पास फोन आता है, वो फोन नंबर के साथ संबंधित थाना या नजदीक का जो थाना है वहां पे एक शिकायत दर्ज करे और इनके ऊपर में पुलिस विभाग कड़ी कार्रवाई करे। इनको डाटा कहाँ से मिला, सबसे मेन वही था जी। ठीक है, तो ये डाटा इनको मिलना, नाम, ये सब सारी चीजें, तो ये कहीं ना कहीं अगर इसमें विभाग की संलिप्तता है तो संलिप्त अधिकारी के ऊपर में बहुत कठोर कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। बिल्कुल।
सड़क में खड़े ट्रेलर के पीछे घुसी बाइक, क्या कहना चाहेंगे? फिर वही दुर्घटना का मामला है। इसके पहले सरोज पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पर्यावरण को लेकर वो काफ़ी वो है कि जैसा प्रदूषण फैल रहा है। क्या कहना चाहेंगे राखड़ को लेकर? इसके पहले विधानसभा चुनाव में राखड़ काफ़ी बड़ा मुद्दा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका एक मूल विषय जो था कि खड़े वाहनों से अगर गाड़ियाँ टकराती है, रात के अंधेरे में गाड़ियां नहीं दिखती, तो मेरा यातायात विभाग से भी अनुरोध है कि ऐसी भारी वाहनों में पीछे कम से कम रिफ्लेक्टर लगाया जाए। बीच में आपको ध्यान होगा उमेश भाई, एक मुहिम चली थी, सभी गाड़ियों के पीछे रेडियम लगे थे। तो अंधेरे में जब ट्रक चलती है और पीछे से बाइक वाले की भी लाइट पड़ती है तो समझ में आ जाता है सामने बड़ा दैत्याकार वाहन चल रहा है। तो एक तो यातायात विभाग को और पुलिस विभाग को इसके ऊपर में तत्काल, क्योंकि इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है। दूसरा, जैसा विषय आपने बताया राखड़ को लेके या प्रदूषण को लेके, निश्चित रूप से दीदी सरोज पांडे जी का और एक विजन है, कोरबा को लेके एक विजन है, और वो विजन कांग्रेस के नेता उस विजन के बारे में कभी सोच नहीं सकते। कभी सोचे तो उसके ऊपर में 1% उन्होंने काम नहीं किया। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भारी वाहनों के लिए अलग सड़क, राखड़ के निपटार का सही व्यवस्था, मतलब अभी आप देखेंगे कि रोड किनारे राखड़ कहीं भी लोग डंप कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों से शहर के लोगों को निजात और मुक्ति दिलाने का काम उनकी सोच की, उनकी लिस्ट में है। और पैसे की निश्चित मानिएगा, सरकार किसी की रही, यहाँ पे विधायक या सांसद किसी भी दल के रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा बराबर सभी प्रदेशों को, सभी लोकसभा क्षेत्रों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में आया। अब तो इच्छा शक्ति का विषय था कि आप उस काम को करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। आपको नहीं लगता कि कोरबा विधानसभा में जिस तरह से सरोज पांडे जी एक्टिव है, दूसरा पक्ष कमजोर लग रहा है? देखिए, दूसरा पक्ष कमजोर नहीं लग रहा, दूसरा पक्ष है ही नहीं। दूसरा, आपको मैं एक और विषय बता रहा हूँ, सरोज पांडे जी की जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ता आज आंकड़े बड़ा करने में लगा हुआ है, मतलब जीतना और जीत को बड़ी जीत में तब्दील करना। आपको एक बात बताऊंगा कि इस समय सभी विधानसभा में, हम कोरबा में हैं, कोरबा को देख रहे हैं, आप बगल की विधानसभा रामपुर जाइए, आप कटघोरा जाइए, आप पालीताना खार जाइए, सभी विधानसभा में एक त्योहार सा माहौल है। और कमल के छाप को लेके, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेके, चाहे मोदी जी को लेके, चाहे सरोज जी को लेके, आज सभी विधानसभा में एक अनुकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है। निश्चित रूप से ये वातावरण कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग फोरम पे और लोगों को बरगलाने का काम किया। हाँ, कई बार बाहरी कहा जाता है तो तमाम चीजें बोली जा रही हैं। जो सरोज दीदी आज जब जनसंपर्क अभियान में या लोगों के बीच जा रही है, तो लोग पहले फोटो के माध्यम से, और अब तो लगभग 1.5 महीना में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहां उनका दौरा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अब लोग ज्योत्सना चरणदास महंत जी को, और मैं तो बहुत सारी जगह वीडियो देख रहा हूँ, उसमें लोग पहचान नहीं रहे कौन है। तो ये एक उनके लिए बड़ा गंभीर और चिंता का विषय हो गया है। तो भाजपा ने लगभग 4 महीने पहले ही लापता सांसद का एक वो दे दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया, उसके ऊपर में मुहर पब्लिक ने लगा दी। मैं एक रामपुर विधानसभा का एक कार्यक्रम देख रहा था, उस पे सांसद जी बैठी थी, वहाँ के स्थानीय विधायक बैठे थे, तो एक महिला खड़े होके बोल दी कि 5 साल में हमन तो तुमने कभी नहीं देखे। मतलब ये कितना गंभीर विषय है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और दिया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।